ठीक ठाक हैं सारे। वेलकम टू द ओरिएंटेशन क्लास ऑफ PRC। माय नेम इज़ वसीम अकरम एंड आई एम द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। दो किस्म के मेंबर्स होते हैं, एक के साथ लगता है ACA और एक के साथ लगता है FCA। किसी को इसके बारे में कुछ पता हो थोड़ा बहुत? जब आप क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये हासिल होती है, ठीक। और जब आप ज़रा सीनियर हो जाते हैं, आप या फर्म बना लेते हैं तो 5 साल के बाद, और अगर आप इंडस्ट्री में या टीचिंग वगैरह कर रहे हैं तो 10 साल के बाद आप फेलो मेंबर बन जाते हैं ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत सारे बच्चे हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो बाद में पूछ रहे होते हैं ये ACA और FCA क्या होता है, तो हमने आपके लिए पहले दिन ही बता दिया कि ये क्या होता है। वैसे तो माशाल्लाह से आप भी FCA हैं, माशाल्लाह से फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं माशाल्लाह से। तो कैसे पता चला CA के बारे में? आप लोगों को क्या चीज़ पता है आपको CA के बारे में? क्योंकि हम इंशाल्लाह आज CA को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या कुछ है, इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे कैसे हमने सीढ़ियाँ ये चढ़नी हैं। तो आप लोगों ने क्या सुना हुआ है CA के बारे में? क्यों CA में आ गए? क्यों? हाँ बोले, परेशान नहीं होना, परेशान हुए बगैर। आज तो वैसे भी ओरिएंटेशन क्लास है, वैसे भी आप बहुत सीनियर हो गए हैं, किसी ने कोई पिटाई वगैरह तो करनी नहीं है, कोई मुर्गा शुर्गा तो बनाना नहीं है। क्यों होता रहा जी ऐसा बचपन में? अब तो वो भी मार नहीं प्यार वाली कहानी चल रही है। क्या सुना हुआ है जी CA के बारे में? इजी, डिफ़िकल्ट, मीडियोकर? जी डिफ़िकल्ट सुना हुआ है, ठीक हो गया। मेडिकल से छोड़कर, इंजीनियरिंग छोड़कर CA में क्यों आ गए? क्या कुछ ना कुछ तो सुना होगा, कोई ना कोई तो एम होगा, कुछ तो कोई चीज़ तो ज़हन में होगी कि जनाब CA करना है और क्यों करना है? डिमांडिंग डिग्री जी डिमांडिंग डिग्री है, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, ठीक हो गया। आ जाए बेटा आ जाए। और 90% स्टूडेंट्स मेडिकल करते रहते हैं, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट। अच्छा, 90% स्टूडेंट करते हैं कि जी मेडिकल मेडिकल मेडिकल, बस डॉक्टर बनना है, तो वी शुड बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ओके गुड जी। और क्यों जी मुंडे सारी खामोश ने? सर जी आपको भी पता है कि यानी कि अगर बंदा PSCS वगैरह आगे किसी यूनिक डिग्री में चला जाए, वैल्यू तो है नहीं उसकी, तो इसलिए डिफरेंट फील्ड में आगे मुख्तलिफ फील्ड्स में जाए तो उनकी वैल्यूज़ नहीं है, इस वजह से आपने ये वाली फील्ड चूज़ कर ली, गुड। उसके अलावा एक्सपीरियंस भी है, जब हम CA करके निकलेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर किसी और फील्ड में जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस की डिमांड करेंगे। नहीं, एक्सपीरियंस तो होता है और भी फील्ड में होता है, मतलब मेडिकल की फील्ड के अंदर भी ट्रेनिंग तो होती है उनकी, इंटर्नशिप। हमारी भी आर्टिकलशिप है तो उनकी भी हाउस जॉब है, तो ट्रेनिंग तो हमारी भी है उनकी भी है। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, 90% स्टूडेंट्स मेडिकल में चले जाते हैं, बस बेचारे चंद एक CA में आ जाते हैं। हमने ये भी सुना है कि आपको थाउजेंड्स में इंजीनियर और डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन 20,000 में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा। हाँ, तो इस वजह से हम 20,000 में कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा, लेकिन चप्पे चप्पे पर डॉक्टर इंजीनियर आपको मिल जाएंगे और जॉबलेस भी हैं। और हमारे प्रोफेशन में जॉबलेस
के चांसेस बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है माशाल्लाह से। गुड। और सब कहते हैं कि सीए काफ़ी टफ है, हम आए हैं बताने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। लोग कहते हैं कि सीए टफ है, लेकिन हम ये बताने हैं कि टफ नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है, गुड। ये बाबा कहते हैं सीए करने वाले के साथ चेयर छप जाती है, इतना पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ठीक हो गया। बाबा कहते हैं कि जी सीए करने के साथ ही चेयर जो है वो छप जाती है, जुड़ जाती है, इतना पढ़ना पड़ता है। बस स्टडी टेबल है, आप हैं और बुक्स हैं। ठीक। चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो पैसे को प्यार होता है, अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पैसे लव करते हैं। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पैसे का आपस में एक गहरा रिश्ता है, ये सुना है जी। ठीक है जी। और कोई चीज़ और क्या क्या कुछ सुना है आप लोगों ने? सर टफ तो है, टफ तो है, मैंने लिख दिया है। जो ऑफिस है उसमें, मैंने बाकी सारी बातों में एक चीज़ चुन के क्या कर दी है, लिख दी है। ऑफिस में उन्होंने वो लगाई हुई है पिक्चर, उसमें भी उन्होंने एक रोप के ऊपर एक इंसान खड़ा है। ठीक है, ठीक है, खुद बता रहे हैं। ठीक है। खुद बता रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, इस यहाँ तक पहुँचने में बड़ा तगोदो करनी पड़ेगी। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होता तो शायद एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना ना होता। ठीक है। और कोई चीज़? यार तुसी कुछ नहीं सुने यार कि सारा इधर भी इन्होंने सुने है कुछ। यार तुसी भी कोई बोल लो। क्यों जी, क्या सुना है? फ्रैंकली स्पीकिंग। फिर मैं बातें ओबियसली करूंगा इंशाल्लाह, सीए के बारे में बातें करूंगा। टफ है, कैसे इसको इजी करना है, क्या करना है, कैसे हमने पास करना है, कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या गलतियां हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होता। इन चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। जस्ट एक हल्का सा एक जैसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप को ज़रा सा दूर करने लगा हूँ। एक डर खौफ में बैठे हुए बच्चे अभी कितना एफएससी में कितना पढ़ते आए हैं, कितने घंटे पढ़ा करते थे? एफएससी तो की ना आप लोगों ने जी? एफएससी के अंदर कितना पढ़ा आपने? पापा का फैमिली बिजनेस है तो मैं उधर भी टाइमिंग देता था, फिर बाद में फिर रात को जितना मैं टाइम दे देता था मैं अपना कर लेता था। 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, जितने भी होमवर्क होते हैं बस जितनी देर में होमवर्क हो जाए बस बात खत्म। दैट्स ऑल। चाहे 6 घंटे लगे चाहे अच्छा, वो पढ़ाई सब्जेक्ट पे डिपेंड। ठीक हो गया। सेलेक्टिव यानी कि बस जितना टीचर ने बोल दिया बस उतना पढ़ना है। ट्राई बाबा स्टडी करते रहे। अच्छा, वो बाद में भी करते रहे हैं। पर इंटर के मार्क्स हो जाते अच्छा, इंटर के मार्क्स भी पूछूं? माशाल्लाह से सारों के अच्छे हैं मार्क्स। 12 आवर्स नहीं, ये एक दूसरे से यहाँ पर आके ना कंपेयर करना छोड़ दें अपने आप को। एक सबसे पहली नसीहत। नहीं 12 आवर्स पढ़ती है इसलिए पूछ। अच्छा, नहीं वो तो अब भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 12 घंटे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक तो चीज़ ये है जी बच्चों, हर बंदे का अपना रिस्क लिखा हुआ है। ठीक, हर बंदे की अपनी एक किस्मत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर भी हो सकता है, पैसे के साथ रिश्ते की बात की तो जॉब कर रहे होंगे, एक अनपढ़ ओनर मौजूद होगा जिसकी इनकम आपसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो रिस्क तो एक लिखा हुआ है, उसका ताल्लुक आपकी एजुकेशन से जेन्युइनली नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम प्रोफेशंस को देखें मुख्तलिफ किस्म के, तो फिर उनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो फिर सीए एक ऐसा प्रोफेशन आपको नज़र आएगा जिसमें एक हेल्दी इनकम इंशाल्लाह हमें मिलेगी। हम बीकॉम करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो अंदाज़न कितनी पे लग जाती है? आजकल क्या चल रही होगी आपका अंदाज़ा?
स्टार्ट में कुछ 4 साल पढ़ने के बाद 40,000, 30,000, 35,000। 4 साल बाद कितनी होगी? कितनी की इंक्रीमेंट लग जाती होगी आपका ख्याल है? 60 तक पहुंच जाएगी 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद। और 10 साल बाद मुझे लाख भी नहीं पहुंचनी। हाँ, जो सिचुएशन है इंक्रीमेंट्स के इंक्रीमेंट्स कोई नहीं लगते, महंगाई हो जाती है, लेकिन जॉब में इंक्रीमेंट्स उस तरीके के नहीं लगते अनलेस अनटिल कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी हो। तो जो ओवरऑल बहुत सारे प्रोफेशन मिलेंगे जिनकी स्टार्टिंग हमें 30,000, 35,000 मिल रही है, वो बढ़ता 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 हर साल 10% इंक्रीमेंट भी लगा लें तो 10 साल बाद भी जाके 70 पर भी नहीं पहुंचेगा। ऐसा ही है। व्हाट अबाउट सीए? व्हाट अबाउट सीए? आप पीआरसी पहला स्टेज करते हैं, फिर कैफ करते हैं। जो ही आप ये 2 चीजें करते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो ही आप 20,000 पे पहुंच जाते हैं। मींस आप सेल्फ अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। वालिदैन के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म। और जब आप आर्टिकल्स 3 साल 3.5 साल की कर चुकते हैं तो फिर कुछ और पास नहीं किया, फाइनल कोई पास नहीं किया, तो फिर क्या पे लग जाती है? 85, 90, 80 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या डिपेंडिंग ऑन द कि आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब जिसकी स्टार्टिंग जाके 80-90 के ऊपर हो रही है या लाख के ऊपर हो रही है, अभी उसने क्वालिफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, देन व्हाट? क्या उसकी इंक्रीमेंट के हिसाब से वो, अब ये 4-5 साल का गैप है। 5 साल बाद अगर हम सोचें, 6 साल बाद हम सोचें कि हम कितने पे पहुंच जाएंगे बगैर कुछ पास किए, फाइनल का पास किए, तो हम 80-90 के ऊपर इंशाल्लाह 5 साल बाद पहुंच जाएंगे। प्रोफेशनल का कोई पेपर पास नहीं किया, जस्ट ट्रेनिंग किया है, जस्ट कैफ किया, ठीक है ना? तो स्टिल ये बच्चा बेटर अर्निंग की पोजीशन में होगा उस बंदे से जिसने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमबीए किया और 35 के ऊपर लगा। एक तो ये हमारा प्रोफेशन का ये हो गया बिल्कुल बेसिक डेकोरम। जी, इवन डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और गवर्नमेंट के अदर बेनिफिट्स वगैरह मिला मिलू के किसी हद तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक, किसी हद तक उनकी होती है। लेकिन डॉक्टर की जॉब क्या होती है? खास तौर पे पहले 5-10 साल जी हाउस जॉब होती है, फिर बंदों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर ड्यूटीज कैसी होती हैं? कभी रात की ड्यूटी लग रही है, रात से सुबह तक, कभी रात की ड्यूटी करने के बाद सुबह फिर से क्या करना है? ऑपरेशंस करना है। 24-24 घंटे की ड्यूटीज़ के बाद जाके छुट्टी मिल रही होती है। तो कम से कम हमारी जो जॉब है वो मॉर्निंग की जॉब है, नाइट टाइम ड्यूटीज़ नहीं। ऐसे ही है ना? पढ़ाई के हिसाब से क्या डिफरेंट है? मेडिकल वाले स्टूडेंट को कितना पढ़ना पड़ता है और हमें कितना पढ़ना पड़ता है? टफ तो कह दिया हमने, क्या मेडिकल वाली आसान है? वो भी आसान नहीं है। दैट्स नॉट एन ईजी टास्क आल्सो। उधर भी जाके बस ये फ़र्क कह सकते हैं कि वहाँ पर आप चले गए तो बस आपको ज़िंदा रहना ज़रूरी है और थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, पास वो कर ही देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ज़िंदा रहने के साथ अच्छी खासी क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमने सुना हुआ है। ऐसे ही है ना? इट डिपेंड्स ऑन द
पर्सन टू पर्सन। वैसे तो एक बंदा है जो क्लास लेता है, उसे क्लास के अंदर ही जो चीज़ पढ़ता है उसे समझ लग जाती है, उसे भूलती नहीं है। वो एग्ज़ाम में भी कोई बात आएगी तो उसे फट से क्लास की बात याद आनी है, उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी है, उसने उठा के लिखना है और पेपर पास कर देना। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो क्लास लेता है, उसे आधी पजाधी समझ लगती है, घर जाके दोबारा से पढ़ता है, उसे मज़ीद कुछ समझ लगती है, वो मज़ीद पढ़ता है, उसे फिर मज़ीद समझ लगती है, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करते करते एग्ज़ाम तक पहुंचता है, वो भी पास हो जाता है। तो लिहाजा अगर हम कंपैरिजन करें अपने आप से कि यार वो तो पढ़ता भी नहीं है, पास हो गया है, और हम पढ़ पढ़ के खप जाते हैं और पास नहीं होते, तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगी। उसने हो सकता है इफेक्टिव स्टडी की हो, मीन्स वो घंटा अगर पढ़ा तो उसने पढ़ा है, और हमने अगर घंटा पढ़ा है तो 5 मिनट पढ़ा और उसके बाद एक टिन की आवाज़ आई और हमने कहा अच्छा क्या आया, क्या क्या क्या, वो पता नहीं क्या, और फिर हमने 1 मिनट उस दोस्त का मैसेज देखा और अगले लम्हे अच्छा फेसबुक पे क्या है, ये ट्विटर पे क्या चल रहा है, ये इंस्टा पे क्या है, और 2 घंटे हमने, और 2 घंटे बाद हमें याद हो मैं तो पढ़ने बैठा था या पढ़ने बैठी थी। तो जब तक हम इफेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। असल चीज़ है इफेक्टिव स्टडी। उसके लिए ये जो बेचारी बला है ना, ये इससे थोड़ा सा रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, ठीक, थोड़ा सा इसको कुछ अरसे के लिए या फिर दिन के अंदर भी एक टाइम स्लॉट रख के इससे किनारा कशी करके पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट सोर्स है लाइब्रेरी। जब तक कॉलेज की लाइब्रेरी ओपन है, आपकी क्लास ख़त्म हो गई है, मेरी सजेशन होगी कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें। कोई पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता, कोई घर में बहुत अच्छा पढ़ सकता है, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक। अब क्या स्टेप्स क्या हैं, डू यू नो अबाउट द सीए? सीए के स्टेप्स क्या हैं? फिर टफ की बात तो करते हैं ना। सबसे पहले आपके पीआरसी के पेपर हैं। करंटली कितने पेपर हैं? 5 पेपर्स हैं, ठीक। कोशिश की जा रही है ये कम हो जाए, कोशिश की जा रही है ये, लेकिन अभी हमारे लिए तो कितने हैं? 5 ही। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ आएगी जी? कैफ। कैफ की स्टेज, इसके अंदर कितने पेपर? 8 पेपर्स, ठीक है। उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप है, और आर्टिकलशिप के साथ आपके सी फैब फाइनल लेवल के पेपर्स हैं। लगभग ये भी 6 से 8 पेपर हैं। कितने हो गए? 21 पेपर हो गए, ठीक। इसके अलावा कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, एमएस ऑफिस का कोर्स है, ये हमने अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए ये करने होते हैं। ये हमारे दरमियान में ये कैफ कुछ इस जगह पर होते हैं, कुछ इस आर्टिकल्स के साथ साथ करके होते हैं, ताकि हम अपने अंदर क्या कर सकें, मुख्तलिफ लर्निंग कर सकें। लेकिन वो पेपर नहीं है, वो जस्ट कोर्सेज हैं अभी तक के लिए। हो सकता है कुछ अरसे बाद कोई उसकी भी टेस्टिंग होनी शुरू हो जाए कि भाई आपने स्कैन से लर्न किया है तो फिर क्या लर्न किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्कैन्स तो एक बहुत अच्छा सा पढ़ा रहा है, अच्छी तरीके से उस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है, और एक दूसरा इंस्टीट्यूट जस्ट उसे बेच रहा है, आओ पैसे दो और ये सर्टिफिकेट हासिल कर लो। तो फिर उसकी हो सकता है कोई ना कोई टेस्टिंग भी शुरू हो जाए। इट डिपेंड्स। फ्यूचर में उम्मीद है कि ये 21 पेपर
18 में कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, आप ये करते करते ये उम्मीद बड़ी है कि ये कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गए पेपर। ये जो पीआरसी वाले पेपर हैं ये बहुत आसान से पेपर हैं, वेरी इजी, और ये हैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर। स्टूडेंट की फेलियर की एक रीज़न ये बेचारे एमसीक्यूज हैं। हम पढ़ते पढ़ते आए हैं, अच्छा खासा पढ़ते होते थे। मैं कम सर। यस सर, आ जाए। अच्छा खासा हम पढ़ते होते थे, 6-6 घंटे 8-8 घंटे हम एफएससी में बैठ के मार्क्स लेने के लिए पढ़ लेते थे। यहाँ पर आए, हमने कहा देखा एमसीक्यू है, वो टेंशन ही कोई नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिर 4 ऑप्शंस में से अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के ही लगाते जाएं तो शायद कोई 40 एमसीक्यूज में से 10-12 तो सही हो ही जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या होता है, यहां पर आकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, पढ़ना क्या कर देता है, और फिर कहता है यार सीए ये तो मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। ये देखो हमने 4 महीने में पढ़कर क्या कर लिया है, 5 पेपर पास कर लिए, तो फिर ये किस खेत की मूली है। और हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एमसीक्यू बेस काम है तो फिर काम थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिलैक्स वाला हो जाता है। और जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर ऐसे रिलैक्स होते हैं कि यहाँ पर जाके जब ज़्यादा मेहनत करनी होती है तो आदत ख़त्म हो गई, और आदत ख़त्म हो गई तो हम बैठ गए। ठीक, तो अपनी आदत को मेंटेन रखना है, एक तो चीज़ ये सीए जो आप टफ कह रहे हैं, इट इज़ अ डिफरेंट वन। क्या है? डिफरेंट है। टफ की कहानी जरा सी हो जाती है उसके डिफरेंट होने की वजह से। एफएससी की एक बुक थी, मसलन बायोलॉजी, मसलन मैथ, उसकी पूरी एक्सरसाइजेस थी, टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ठीक, और हमें 7 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 5 करने होते हैं। कुछ इस तरह से होता है जी, चॉइस होती है, ऐसे ही होता है ना। तो हम अपनी मर्जी के चैप्टर्स या टीचर अपनी मर्जी के चैप्टर जिसमें से ज़्यादा आसानी से पेपर पास किया जा सकता है, ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं, तैयारी उस हिसाब से करवा देते हैं। और हम छलांगे मारते हुए 95% मार्क्स लेते हैं, 98% मार्क्स लेते हैं, 90% मार्क्स लेते हैं, 85% मार्क्स लेते हैं, कोई 70% मार्क्स लेता है। लेकिन हमें पहले से पता है ये किताब है, इस किताब के ये 20 सवाल कर लो तो तुम पास हो जाओगे। ऐसा भी होता है एकेडमीज में, बड़ा बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ होता है 1 महीने में सप्ली की तैयारी, ऐसे ही लिखा होता है ना, या 3 महीने में पूरी प्रिपरेशन, या 2 महीने में पूरी प्रिपरेशन। वो क्या होती है? क्या वो ऐसी तैयारी होती है कि वो जो 10 सवाल हैं जिनका पहले से पता है इनमें से 10 में से 3 ने आ जाना है? मैं हेले कॉलेज में पढ़ा करता था बीकॉम, वहां पर जो मिड टर्म का पेपर हुआ था वही सेम पेपर फाइनल में आ गया था, सेम पेपर। ठीक, हॉस्टल के अंदर रात के वक्त कोई 4-5-6 सवाल गर्दिश कर रहे होते थे, यार सुबह ये आ जाना, ये आ जाना, ये आ जाना, और वो आ भी जाता था। मीन्स चंद सवाल तैयार कर लो और पास। पूरी बुक में से कितने सवाल होते थे आपके? पूरी बुक में से पास करने के लिए, इवन अच्छे मार्क्स लेने के लिए, हर चैप्टर में से कोई 4-4, 5-5 मैक्सिमम, और पक्का पता होता था कि यही आने हैं। जी, सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए में सिलेक्टिव स्टडी तो है ही नहीं। जो ऑप्शन है
आपके पास ऑप्शन हुआ करती थी ना कि 5 आउट ऑफ 7 ये सवाल करने हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अगर 5 सवाल करवाने हैं तो उसमें 5 ही दिए हुए हैं। अगर 100 मार्क्स का पेपर बना हुआ है तो 100 का 100 मार्क्स का ही पेपर हमने करना है। अगर हम कम करेंगे तो खुद ब खुद मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वहां पर 33% वाला पास था, ऐसे ही है या कोई और चेंज हो गया हुआ है? 40 वाला हो गया हुआ है। हमारे यहाँ पे 50% वाला पास है। कितने परसेंट वाला? 50% वाला पास। मींस 50% गलतियों की गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। यहां पे हमारी जो पुरानी एफएससी थी सिलेक्टिव स्टडी थी। यहां पर सिलेक्टिव स्टडी नहीं है। सीए के अंदर नो सिलेक्टिव स्टडी। अब के ज़माने में तो फिर आईकैब की तरफ से कुछ गाइडेंस दे दी हुई है, कोई एक आधी बुक दे दी हुई है कि ये वाली बुक है, इसके अंदर कुछ पास पेपर हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और एक साथ कोर्स है। हमारे ज़माने में जस्ट एक कोर्स आउटलाइन होती थी और क्या होता था, ये 4-5 बुक्स हैं रेलेवेंट बुक्स, इनसे अपना नॉलेज ले लेना। पेपर उन्होंने खुद ही बनाना है। बात क्लियर हो गई? पेपर का नहीं पता, यह भी नहीं पता कि पैटर्न क्या है। इधर पैटर्न था, सम पैटर्न अवेलेबल था ना कि ये 2 चैप्टर्स हैं, इनमें से सवाल आ जाना है, ये 3 चैप्टर्स हैं, इनमें से सवाल आ जाना है, इनमें से सवाल आ जाना है। और पहले से पता था ये सवाल आ सकते हैं। यहां पे कुछ पता नहीं है। फेलियर की रीजन जो है वो ये है कि हम नॉलेज हासिल सही तरह से नहीं करते। पेपर करने का तरीका हमें आता नहीं होता। पहले तो अगर आपको पता है कि कायदे आज़म के 14 निकात लिख दो, होते हैं अभी भी जी, अभी पढ़ाए जाते हैं, 9th 10th में पढ़ाए जाते हैं। चलें तो 14 निकात ही लिखने हैं। शुरू हुए 1 से लेके 14 तक। किसी को 12 याद हैं, किसी को 11 याद हैं, किसी को 10 याद हैं। वो बस उसने लिख दिए। जिसने 10 लिखे उसे 10 के हिसाब से मार्क्स मिल गए, जिसने 14 के 14 लिख दिए उसके 14 के हिसाब से मार्क्स। और यह भी हो सकता है किसी ने नंबरिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6 और अंदर कुछ और ही लिख दिया मिक्स करके, तो भी उसे 14 मार्क्स मिल गए। क्योंकि चेकिंग वाले ने शायद देखना है कितने नंबर लिखे हुए हैं उसने शायद उसके अंदर से पढ़कर डिटेल में देखना ही नहीं। मैं ये शायद की बात कर रहा हूं, पता चले आप कहें आज मेरे ऊपर इल्जाम लगाने। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका पेपर ये तो चूंकि एमसीक्यू बेस्ड है, कंप्यूटर खुद ही चेक कर लेगा। ये वाले पेपर जो है कोई ये वाला बंदे चेक कर रहे होंगे और इन बंदों का ताल्लुक टीचिंग से नहीं होगा। ना पेपर बनाने वाले का ताल्लुक टीचिंग प्रोफेशन से होगा, ना पेपर चेक करने वाले का ताल्लुक टीचिंग प्रोफेशन से होगा। मींस मैं ना तो पेपर बना सकता हूं ना पेपर चेक कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जस्ट पढ़ा सकता हूं। ठीक, तो मींस कंट्रोल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और आपका क्या ख्याल है, एक बंदा जो मर के पास हुआ है वो पेपर कैसा चेक करेगा, या वो पेपर बनाएगा कैसा? सोचे ना। मसलन फर्ज करते हैं आपने सीए कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता करके कर गई या कर गए,
ठीक। तो अब आप सोचेंगे मैं नहीं औखी नाल पास होया तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ आने वाले ने ਇਹ क्यों सौखे तरीके नाल पास हो जाए। हाँ, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, तो इसी वजह से कभी कभी आसान पेपर भी आ जाता है। और जब आसान पेपर आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, आई कैप तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ज़रूर इस सवाल के अंदर कोई ना कोई मसला हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि होता कुछ भी नहीं। पेपर असल में बैलेंस्ड होता है, मींस उसके अंदर इजी क्वेश्चन भी होते हैं, हर पेपर के अंदर इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। अब फेल होने वाला स्टूडेंट वो होता है जो मुश्किल हैं उनमें से आसान मार्क्स नहीं हासिल करता। हर क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इजी मार्क्स होते हैं, ठीक। यहां पर सीए के अंदर यह सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा सवाल लिख के जो आंसर आना है ना वो मैच होना है। हमारे हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। मसलन आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर्स, पढ़ा हुआ है ना? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर आप इसको ओपन करके इसके अंदर a की वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यूज पुट करते हैं, फिर अल्टीमेटली आंसर आ जाता है। फर्ज करते हैं a की वैल्यू बताएं, कोई दो ले लें, 2 ले लिया, उसका स्क्वायर ले लिया, b की वैल्यू 3 ले ली, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका आंसर क्या आया मुझे नहीं पता। 4 प्लस 9 प्लस क्या आंसर आया? 25 आंसर आया। अब फर्ज करता हूं कि यहां पर गलती से 12 की बजाय 21 लिखा गया, यह आंसर क्या हो जाएगा? 34। बच्चे ने यह काम कर दिया। दूसरी क्वालिफिकेशन जो भी होंगी ना, उसने ये आंसर देखना है और कहना है बच्चे ने क्या किया है? गलत किया। और हमारे इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस सारे स्टेप्स को पढ़ना है और उसने इस वर्किंग को देखने से ये वर्किंग ठीक लिखी हुई है, आगे इससे कैलकुलेशन एरर हुआ है तो इसके पूरे मार्क्स दे दो। इसे क्या दे दो? पूरे मार्क्स दो। मींस हर स्टेप के मार्क्स हैं। असल में मेन चीज ये है या ये है? ये है एंड यहां से चीज लिखना ये है। अगर ये चीज सही लिखी हुई है तो यहां पर अगर गलत भी लिखा गया या नहीं भी लिखा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे सीए में, ठीक। हम असल में अगर किसी को आता नहीं होता ना, दरमियान में ये चीज मुश्किल है, उसे यही नहीं पता ए की वैल्यू कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लिखनी है, बी की वैल्यू कौन सी एक्सट्रैक्ट करके लिखनी है, तो वो यहाँ पर ही छोड़ देता है और मार्क्स अचीव नहीं करता। इस लिहाज से ये बताएं सीए पास करना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? थोड़ा सा मैंने एक हिंट दिया, उसके हिसाब से सीए पास करना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? आसान हुआ, क्योंकि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाने, ठीक। और अगर आपने बेस स्टेप ठीक किया है तो आपको मार्क्स मिल गए। अब फर्ज करते हैं ये 34 आंसर आया, इस 34 ने कहीं और यूज होना है। ये a प्लस बी स्क्वायर है ना, ऐसे ही है। a प्लस बी स्क्वायर कोई और वैल्यू है जिसके अंदर आपने a प्लस बी का स्क्वायर है प्लस इसमें 50 ऐड करना है। अब ये गलत आया हुआ, यहां पे भी ये गलत जाएगा, ये अगला आंसर भी गलत होगा। क्या ये स्टेप्स ठीक किए? गलती कहां पे थी? यहां पर गलती थी, यहां पे गलती की ना। अब ये गलती यहां से यहां पर आई, यहां से आगे भी आई। बाकी लोगों ने क्या करना है? ये आंसर देखना है। हम लोगों ने क्या करना है? स्टेप्स देखने हैं।
लिहाजा यहाँ पर अगर मार्क्स दे दिए गए हैं तो वो पूरा चेक करता हुआ इस चीज़ को भी चेक करेगा। मिस्टर ए ने कोई और गलतियाँ की होंगी, मिस्टर बी ने कोई और गलतियाँ की होंगी, मिस्टर सी ने कोई और गलतियाँ की होंगी। यहाँ पर 100 बच्चा बैठा हुआ है, 100 के 100 आंसर डिफरेंट होंगे, जिनमें से क्या लें 30 सही, 30 सेम होंगे, 20, 30, 40 डिफरेंट होंगे मुख्तलिफ गलतियों की वजह से। उन सबको मार्क्स मिल जाए अगर उन्होंने स्टेप्स क्या किए हुए हैं, सही किए हुए हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक, तो हमें परेशान होके नहीं पढ़ना, हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं। क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे हैं तो आगे इस तरह की मसले मसाइल के मार्क्स एज सच काउंट नहीं होने। अब ऑब्वियस एमसीक्यूज बेस के अंदर कोई एक आंसर सही होगा, अगर कंप्यूटर को वो सही देंगे तो वो सही, अगर गलत देंगे तो वो गलत होगा। लेकिन इससे आगे वाली कहानी है ये सारी, पहले लेवल की नहीं है। यहां पर तो जो सी चीज सही है, बिस्मिल्लाह पढ़कर भी लगाया और सही लग गया तो वो सही है। और अगर पूरी कैलकुलेशन करके गलत आंसर निकालना है तो, और ऑप्शन वो गलत लिख दिया तो वो गलत होगा। लेकिन जब आप इस लेवल पर पहुंचेंगे तो फिर पूरे स्टेप्स के उसको नजर आ रहा होगा और वो उस स्टेप्स के क्या कर देगा, मार्क्स आपको दे देगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब कैफ के हो गए कितने पेपर? 8। फिर आपकी आएगी ट्रेनिंग। डिफरेंस टफ की बात हो रही थी तो एक डिफरेंस ये मैंने आपको बता दिया, एक सिलेक्टिव स्टडी बता दी, एक और फर्क क्या है कि हम रूटीन में नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से फेल होते हैं, जिसकी वजह से टफ होता है। एक स्टूडेंट है, फर्ज करते हैं एक स्टूडेंट है जिसने पूरा कोर्स पढ़ लिया, ठीक, उसने अच्छी तैयारी भी कर ली, अल्लाह की करनी हुई कि वो फेल हो गया। ठीक, उसका अपना दोष नहीं था। उसने कहा मैंने पढ़ा तो हुआ है, ऐसा करूंगा आखिरी महीने में जाकर पढ़ लूंगा और रिवाइज करके पेपर दे आऊंगा। और एक दूसरा स्टूडेंट था, वो कहता फेल हो गया हूं, मैंने इस दफा इससे ज्यादा अच्छी तैयारी करनी है। अब उसने शुरू दिन से ही 1 घंटा रखा सिर्फ कि मैंने ये 1 घंटा इस सब्जेक्ट को बस डेली देना करना है। किसके पास होने के चांसेस ज्यादा है? 1 घंटे वाले के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वो वाला स्टूडेंट जो बस आखिरी महीने के मैंने पढ़ा तो हुआ है। तो अगर कभी सीए की जर्नी में फेलियर देख लें तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, और अगली अटेम्प्ट के लिए रेगुलर स्टडी रखनी है। क्या रखनी है? रेगुलर स्टडी रखनी है। एक तो जो सा सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तो भी रेगुलर स्टडी रखनी है। बाज़ बात होता ये है कि क्लास में बैठे हुए भी आपको कोई चीज़ सम टाइम समझ नहीं लगती, आप खपते रहते हैं, उसको नोट करके रख लें। आप दूसरे चैप्टर से जब आप 8वें चैप्टर पर पहुंचते हैं ना तो एक लिंकिंग क्रिएट हो जाती है जो स्टार्ट में क्रिएट नहीं हुई। फिर आपको एकदम से याद आता है, अच्छा वो और वो सारी चीज़ें मिल गई। इसी वजह से जो अंडरस्टैंडिंग आप अभी भी पढ़कर आए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल एफएससी के अंदर आखिरी 1.5 महीने में ज़्यादा था, अच्छा था, या शुरू में? आपसे पूछ रहा हूँ। आखिरी 1.5 महीने में सारी वो चीज़ें समझ लग रही थी जब आप बार बार चीज़ें रिवाइज कर रहे थे, बार बार चीज़ें रिवाइज कर रहे थे, तो अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो गई थी ना। ये चीज़ यहाँ पर भी है। स्टार्ट में बाज़ औक़ात एक चैप्टर पढ़ते हुए उसके डायनामिक्स उतने समझ नहीं लगते। हमारी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के समझ में आ जाए, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में उतनी नहीं आती। तो उसका हल क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था, एक स्टूडेंट है जो क्लास लेता है, उसे सारी समझ लग जाती है और घर जाके भी उस तरीके से नहीं पढ़ता, और दूसरा स्टूडेंट है उसे क्लास में भी आधी समझ लगती है, बाकी आधी समझ कहाँ पे लगती है? घर जाके लगती है।
और उससे ज़्यादा समझ कब लगती है? जब वो एक दफ़ा फिर से क्या करता है? रिवाइज करता है। तो अपने आप को कंपैरिजन में नहीं लेकर आना दूसरे से, अपने आप को खुद असेस करें कि मैं किस किस्म का स्टूडेंट हूं, ठीक, और दूसरे से कंपैरिजन छोड़ दें। उसकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी लाइफ। कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल करें। कंबाइंड स्टडी करते हुए भी क्या होता है, एक बंदा ज़्यादा अच्छा आता होता है, दूसरे बंदे को कम आता होता है। जब दोनों इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, एक बंदा दूसरे को बताता है, दूसरा पहले को बताता है, तो दोनों को समझ लग जाती है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो एक दूसरे से मिलजुल के चलें, और मिलजुल के चलना है। मिलजुल के चलने में ही बरकत है, ठीक, बजाय इसके कि हम जेलसी में रहें, वो पेपर पास कर गया, मैं नहीं कर सका या मैं नहीं कर सकी, ठीक, तो गलती किसकी होगी? अपनी होगी, ठीक, या फिर किस्मत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर था, CA फाइनल का, मैंने पढ़ा, अच्छा तैयारी भी की, मैं फेल हो गया। मैंने अगली दफ़ा उससे अच्छे नोट्स बनाए। मज़ीद एक काम किया कि मैंने वो पूरी बुक, अब CA फाइनल की बुक है इस लेवल की, ये बुक थी, उस पूरी बुक को मैंने कोई 7 और 8 पेजेस के ऊपर नोट्स बना लिए थे। और मैंने जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता था, वो 7-8 पेज ऐसे सामने चस्पा कर दिए थे। जब भी मैं जाके बैठता था कोई और सब्जेक्ट पढ़ने, ऐसे सामने देखता था। 7-8 पेजेस कितनी देर में रिवाइज हो जाएंगे? हाफ आवर, 15 मिनट। मैंने 2-3 पेजेस देखने हो, कितनी देर में देख लूंगा? रेगुलर क्या होती रही मेरी? रिवीजन होती रही। वही वाली 1 घंटे की बात, मेरी रेगुलर रिवीजन होती रही। और वो मेरी इतनी अच्छी तैयारी होगी, मैं आराम से जाके पेपर क्या कर गया? पास कर गया। मुझे फेल होने का उस वक्त दुख हुआ होगा ना, क्या नहीं हुआ होगा? आज मैं वही पेपर पढ़ा रहा हूं बेसिक लेवल पर। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि फेल होने का क्या फायदा है। सर, जैसे अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम साथ साथ कंटिन्यू करके सप्ली देंगे या फिर सप्ली तो यहाँ पे है ही नहीं ना। नहीं, मतलब अगर हम फेल हो जाए तो दोबारा कंटिन्यू? हाँ, दोबारा आप पढ़ें। बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि जिस पेपर में फेल हो जाए उसको दोबारा से लाजमी अटैम्प्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तजर्बे करते हैं, हाँ, बड़े शहजादे किस्म के मिलते हैं कि पता नहीं, दोस्त ने कहा यार इस दफ़ा फेल हो गया ना, तो अगली दफ़ा यार ना दो पेपर, दूसरा दे लो। ओ भाई, अभी जो पढ़ा हुआ है इसकी तैयारी का लेवल क्या है? 50% हो चुका हुआ है। अब अगर आप उसे कंटिन्यू रखेंगे तो वो आराम से 100% पे जाएगा, और अगर आप इसे डिसकंटिन्यू कर देंगे, 6 महीने डिसकंटिन्यू रहेगा, फिर लेवल कहाँ पे जा चुका होगा? 20% पर या 10% पर। अब 10% से 100 पर पहुंचना आसान है या 50 से 100 पर? तो जो सा पेपर अगर खुदा ना खास्ता कोई भी फेल हो जाए तो उसे अगली दफा लाजमी अटेम्प्ट करें, ठीक। तो साथ जो आगे स्टेप पढ़ रहे हैं, ये तो इतनी साइंसें होती हैं, इतनी कहानियाँ होती हैं बच्चों की कि वो हर दफ़ा हमें बैठना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है, बच्चों को सजेशन देनी पड़ती है, बच्चों ये वाला कम्बिनेशन आप ऑप्ट कर रहे हो। तो ये अभी की बात नहीं है, ये जनरल गाइडलाइन मैंने दे दी है बेटा कि अगर कभी फेल हो जाए तो क्या करें? वो वाला सब्जेक्ट लाजमी रखें, सारे के सारे फेल नहीं करने। अब 3 सब्जेक्ट अगर तैयार कर किए हैं तो 3 में से 3 अगर फेल हो गए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है बहुत बड़ा फुकदान है आपकी स्टडी के अंदर, बहुत इरेगुलरिटीज हैं। हाँ, 3 में से 2 पास हो गए, 1 फेल हो गया तो कोई ना कोई सर्टन रीजन होगी। हो सकता है कोई बीमार हो गया हो, दिमाग ही उस वक्त काम ना कर रहा हो, आप सारी रात जाग के पढ़ते रहे हों और सुबह उठे हों और फिर दिमाग ऐसा माऊफ है कि आपको कुछ समझ नहीं लगी, पेपर दे के बाहर निकले हो, यार ये वाला सवाल ये तो मुझे आता था। तो
अगर आपने कभी ये सुना है, जैसे मैंने जब सीए करना शुरू किया तो मैंने ये सुना था कि सीनियर हैं और वो तो बस 2 घंटे सोते हैं और बाकी सारी रात पढ़ते रहते हैं। एक बंदा पढ़ता है और दूसरा बंदा 2 घंटे सो लेता है, फिर बारी लगी हुई है उसको उठा देता है और पहले वाला सो जाता है। इकट्ठे बैठ के हम तो ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, उनमें से शायद चंद एक ही हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, बाकी सारे क्या हैं? अनक्वालिफाइड हैं। नींद पूरी रखेंगे तो अच्छी समझ लगेगी ना, दिमाग काम करेगा। तो कम से कम पेपरों के दिनों में भी 6 घंटे सोना है। 8 की बजाय रिड्यूस कर सकते हैं 6 घंटे के ऊपर। सर 8 घंटे, हम तो 10-12 घंटे सोते हैं। ये क्या बात कर दी है? जो बेसिक नीड है वो 8 है। बेसिक नीड है 8 और 7 आवर्स, 7 to 8 आवर्स। और पेपरों के नज़दीक इसको रिड्यूस किया जा सकता है 6 आवर्स के ऊपर। कोई 1 आधा महीना प्रैक्टिस की जा सकती है। फिर से दोबारा से रिवाइव कर लें। एक इंसान है, ठीक, इंसान का जिस्म जो है वो ढाला जा सकता है विद द प्रैक्टिस, विद द थोड़ा सा एफर्ट्स। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी मैं रूटीन में 8 घंटे सो रहा हूँ या सो रही हूँ और मैं इसको ले आऊँ 3 घंटे के ऊपर, पेपर बड़े सख्त हैं, तो फिर पेपरों में समझ कुछ भी और फिर फेल होना है। तो एक बहुत बड़ी रीज़न स्टूडेंट के फेल होने की ये भी हो सकती है, नींद का पूरा ना हो। तो लिहाजा पेपर को सर के ऊपर सवार नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट मकूला तो है ही है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। जो डर गया वो, हाँ, बस ये वाली कहानियाँ जो है ना, ये नहीं करनी, डरना नहीं है। वालिदैन के साथ झूठ नहीं बोलना। रूटीन में स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, वालिदैन को पता कुछ नहीं होता, उन्हें ये बोलते हैं कि हमारा तो पेपर यहाँ तक पहुँच गए। पढ़ना खुद नहीं है, खुद एफर्ट नहीं करनी, फेल हो गए हैं तो झूठ बोल देना है। अब जरा खुद सोच कर बताएं, वालिदैन के साथ झूठ बोल दिया, क्या अगली दफा सर के ऊपर मजीद प्रेशर होगा? घबराहट होगी, यार मैंने ये लाजमी पास करना है, एक डबल प्रेशर होगा। सर के ऊपर प्रेशर होगा ना जितना ज्यादा, उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पेपर पास करना। और फिर से फेल होगा, फिर से फेल होगा। तो वैसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर वालिदैन के साथ झूठ तो अच्छी बात नहीं। तो खुदारा वालिदैन के साथ झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। फेल हो जाओ ठीक है, 4 डंडे खा लो बेशक कि क्यों फेल हो गए, लेकिन टेंशन खत्म है कि जी वालिदैन को पता है मैं फेल हो गया हूं। अब जस्ट आपको भी पता है, वालिदैन को भी पता है, वो भी डंडे के जोर से पढ़ाएंगे, वो भी बार बार बोलेंगे जरा तू फेल हो जाना है ना, इंदी वजह है। ये मैं अपनी वालदा से सुन चुका हूं, ठीक। और बिलीव मी, मैं वाकई फेल हो रहा था, मेरी हरकतें यही बन गई हुई थी। आर्टिकल्स के अंदर मैंने बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद डायरेक्टली आर्टिकल्स शुरू किए थे, डायरेक्ट ट्रेनिंग। और फिर ये वाली कहानियां जो है ना सेल्फ स्टडी पे की थी। किसके ऊपर? सेल्फ स्टडी विद इन दैट ट्रेनिंग। उस जमाने में कोई कोचिंग सिस्टम नहीं था, इतना भी वैसे पुराना नहीं हूं मैं। कोचिंग सिस्टम से मुराद है ऑनलाइन टाइप का कोई कोचिंग सिस्टम नहीं था। अब 9 to 5 मैं अगर यहां पर ऑफिस में हूं तो ऑफिस के बाद क्या करूंगा? मैं लाइब्रेरी जाता था। मुझे मेरे एक सीनियर ने राह दिखा दी थी एक लाइब्रेरी की। मैं 5 बजे फारिग होकर मैं लाइब्रेरी में पहुंच जाता था और लाइब्रेरी थी 9 बजे तक। मैं वहां पर 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था और रूटीन थी। और संडे को मैं पहुंच जाता था 8-9 बजे। संडे को भी वो लाइब्रेरी ओपन होती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं थी, एक पब्लिक लाइब्रेरी थी। लाहौर की बात कर रहा हूँ।
और अब संडे वाले दिन कोई 8-9 घंटे या 10 घंटे में पढ़ा करता था। ये मेरी टोटल रूटीन थी और मैं रूटीन के अंदर ड्यूरिंग आर्टिकलशिप विद सेल्फ स्टडी ये वाला हिस्सा पास कर चुका हुआ था और इसका भी एक पेपर पास कर लिया। अब फिर मैं चला गया जॉब में, पैसे थोड़े से बढ़ गए, जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ गई, फिर मैंने फेल होना शुरू किया। ठीक, हाँ, तो जब पढ़ोगे नहीं तो फेल ही होगे ना। जब ये सोचोगे कि जी एक दफा पढ़ा हुआ है और आखिरी महीने में मैं कर लूंगा या, तो फिर क्या होगा, फेल होंगे। फिर अकल आई कि मेरा एक पेपर रह गया हुआ था जो फेल हो रहा था और वो था ज़रा थ्योरेटिकल टाइप और मेरा माइंडसेट ज़रा क्या है, मैथमेटिकल टाइप। तो वो थ्योरेटिकल टाइप जो पेपर था वो फेल हो रहा था। फिर मुझे ये बात सुननी पड़ी थी, ये वाली बात। फिर मैंने फेसबुक भी डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप, ये वो हर चीज़ क्या कर दी मैंने, डिलीट कर दी। कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो इधर उधर के जो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ग्रुप्स बने हुए हैं वो क्या करते हैं, हाँ, हाँ, ये चीज़ अगर क्लास की कोई चीज़ है तो बस उस हद तक वो इम्पोर्टेंस रखता है, अदरवाइज उसकी कोई हकीकत नहीं है। अदरवाइज जो सारे दोस्तों के साथ चिट चैट, दोस्तों के साथ ग्रुप्स, ये वो मैसेजिंग, ये सारे टाइम ज़ाया होने का ही ज़रिया है। ठीक, मैंने वो चीज़ डिलीट की और मैंने उसी डगर के ऊपर दोबारा से काम किया। मैं पेपर फेल हुआ, मैं अगले दिन लाइब्रेरी में गया, वो वाला सिलसिला मैंने छोड़ दिया कि पढ़ा तो हुआ है, आखिरी महीने में रिवाइज कर लूँगा, मसला ही कोई नहीं। एक पेपर हो क्वालिफिकेशन में, ठीक, और एक पेपर के लिए कितना पढ़ना चाहिए? ऐसे 1 घंटा भी काफ़ी हो जाना था ना डेली बेसिस पर। मैंने वही वाला काम करना शुरू किया। मैं ऑफिस से डायरेक्टली लाइब्रेरी जाना शुरू हुआ, 9 बजे वापस आता था, मीन्स डेली बेसिस पर 2-2.5 घंटे एक ही पेपर को देता था। और मैंने ये नहीं कि अब पढ़ लिया है, बस प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, उस टाइम में पास हो गया था। तो कहने का मकसद ये है कि फेलियर हो जाती है, मैं भी फेल होकर पास हुआ हूँ, मैंने भी वो गलतियाँ की हुई हैं। वो गलतियाँ पहले से ही आपको बता रहा हूँ क्या है। आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे ना तो इंशाल्लाह आराम से पास कर जाए। सो लिहाजा रेगुलर स्टडी करेंगे, पक्का, ठीक। और टाइम वेस्ट अभी भी चेहरों में नज़र आ रहा है, ठीक। साथ इंशाल्लाह भी बोल देते हैं, और वो वाला इंशाल्लाह जो अगर अल्लाह ने चाहा तो नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो रेगुलर स्टडी इज़ द कोर थिंग टू पास CA। जो क्लास का वर्क हो सेम होमवर्क में करना है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, जौन सी भी बुक आपको टीचर रिकमेंड करे उससे पढ़ना है। इन एडिशन टू आपने कंपेयर कर लेना है ICAP की स्टडी टेक्स्ट से। क्या कर लेना है? मसलन वसीम अकरम है, वसीम अकरम की अपनी बुक्स हैं, ठीक। और ऑब्वियसली वसीम अकरम ने क्या कहना है कि मेरी बुक से पढ़ो, ठीक। टाइम ज़्यादा हो गया है, बस 2 मिनट दें, बात कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने इस चीज़ को पहले से ही काम किया हुआ है कि अपनी बुक के अंदर पूरी स्टडी टेस्ट को जम किया हुआ है, सबने नहीं किया होता। आपने क्या करना है? कंपेयर कर लेना है किससे? ICAP की स्टडी टेक्स्ट से, कि मेरा कोर्स हो गया, घर में बैठ के रिवीजन हो जाएगी, साथ साथ उसकी क्या हो जाएगी? स्टडी हो जाएगी। पता भी चल जाएगा कि कोई चीज़ रह गई, अगर कोई मिस भी हो गई हो तो वो भी क्या हो जाएगी? हो जाएगी मुकम्मल, ठीक है जी। तो इसके साथ कंपैरिजन कर लेना है, और एक काम करना है, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है।
पास पेपर कंक्लूसिव नहीं होते, लेकिन आपको इशारा देते हैं कि पुराने ज़माने में पेपर कैसे आते रहे हैं। वैसा आना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये वाली चीज़ हमें ये चीज़ कहती है। बहुत सारे पास पेपर इसमें भी मौजूद होते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई क्यूरी? अच्छा सा पढ़ना है, बस फर्स्ट टाइम में पास करना है। मुलाकात होगी आपके साथ, टाइम टेबल वगैरह आपको शायद मिल गया होगा या आपको मिल जाएगा, और बाकी की कहानियाँ हम डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने भी पढ़ाना है आपको इंशाल्लाह, अकाउंटिंग उम्मीद है मैं पढ़ाऊँगा आपको। और थोड़ा सा डिले से शुरू होगी अकाउंटिंग, अभी बाकी के सब्जेक्ट शुरू होंगे, फिर दरमियान में अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे तो मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।